हमल हो गया, नेचुरल हुआ या आईवीएफ से हुआ, अब पहले 3 महीने क्या ये क्रिटिकल हैं? क्या इनके अंदर किसी एहतियात की ज़रूरत है? मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगे, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऑनकमिंग वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होती रहें। और इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। मेरी टीम उनको कलेक्ट करती रहती है और हम उस पर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और अब आपके फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, यानी 12 हफ्ते तक, आपकी प्रेगनेंसी का एक एक दिन बहुत क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? इसमें सबसे पहले आपका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने अपनी यूट्रस के अंदर जगह बनाई। जगह बनाने के बाद अब एम्ब्रियो ने अपनी साख्त मुकम्मल कर लेनी है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिसका साइज़ तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर तक होगा, वो 12 हफ्ते तक बन जाएगा। आगे सिर्फ साइज़ बड़ा होना है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने हैं, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 महीनों में बन चुका होगा। इन 3 महीनों के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माँ की सेहत को अफेक्ट करते हुए बच्चे की सेहत को अफेक्ट कर सकते हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आप खा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स खा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा केमिकल खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, या खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेज या एक्सरेज की जो एक्सपोजर है वो हो रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर खुदा न खास्ता आपके बच्चे की बनावट के अंदर रुकावट हो सकती है। और बाज़ औक़ात वो रुकावट इतनी बड़ी होती है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसमें नज़र आ रही होती है। दूसरे फैक्टर्स, खुराक में उन जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होना, उसमें सबसे बड़ा फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड हर डॉक्टर का आ रहा होता है, या आखिर इस फॉलिक एसिड में ऐसा है क्या? फॉलिक एसिड वो तमाम सेल जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो डीएनए होता है, जो हमारे सेल्स का इनर न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए और जीन्स पड़ी होती हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैकबोन का काम करता है फॉलिक एसिड। इसकी डिवीजन नॉर्मल रहे, उसके लिए फॉलिक एसिड नॉर्मल मिकदार में होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता सेल डिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसलिए तमाम रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जिसमें आपके ब्लड सेल्स, आपके स्पर्म सेल्स, आपके आई के रेटिना सेल्स, आपके हेयर सेल्स, इन सारों की डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी है। लेकिन इन सब की जो ग्रोथ होती है वो फीटस की ग्रोथ से मैच नहीं कर सकती। यानी कि 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा ह्यूमन ही कॉपी हो गया है आपके अंदर, और हर तरह के सेल बन रहे हैं। ब्रेन सेल भी बन रहे हैं, मसल सेल भी बन रहे हैं, स्किन सेल्स भी बन रहे हैं, हेयर भी बन रहे हैं, हर तरह के सेल्स बन रहे हैं। तो आप सोचेंगे उसको मेंटेन करने के लिए कितनी ज़्यादा डिवीजन हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए फॉलिक एसिड कितना चाहिए होगा। और अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जिसमें कि लो IQ, ग्रोथ कम होना, मिसकैरेजेस के रिस्क। मिसकैरेज क्यों होता है कि जब डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी अक्सर इसको रिजेक्ट कर देती है और प्रेगनेंसी को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है या उसकी ग्रोथ रोक देती है। छोटे मोटे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्रेन बन तो गया लेकिन नॉर्मल नहीं बना, साइज छोटा रह गया, माइक्रोकेफली, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर फोड़े का बन जाना, मेनिंजियोसील या मेनिंजियोमायोसील, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्टली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के साथ लिंक किए गए हैं। इस दौरान अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रह रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो देखा यह गया है कि उन पेशेंट्स के अंदर भी चूँकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। यानी हमारी बॉडी में जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। यानी उस सूरत हाल के अंदर बॉडी कहती है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि हार्ट, यानी कि लंग्स, यानी कि ब्रेन, ये काम करता रहे, बाकी सारे फंक्शन अगर स्टॉप भी कर जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो रिप्रोडक्शन को बॉडी आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं समझती है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और आपका कॉर्टिसोल हाई हो गया और आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म चल रहा है, तो आपकी बॉडी
आपकी यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो रोक सकती है, और वो सारा ब्लड फ्लो सेंटर्ड रहेगा आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए, यानी जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। आपका दिल, आपका ब्रेन, आपके लंग्स और कुछ हद तक आपकी किडनीज। यहाँ तक देखा गया है कि अगर पेशेंट फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं तो कई दफ़ा बॉडी किडनीज को भी ब्लड सप्लाई रोक देती है, यानी आपको यूरिन आना भी कम हो जाता है। तो लिहाजा अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे आपके सोशल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, चाहे आपके कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो आप बेबी कंसीव ना करें। बेबी कंसीव तब करें जब आप एक बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है प्रेगनेंसी को सही तरीके से चलाने का। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, फिर प्रेगनेंसी के अंदर लेके आएँ। और पार्टनर का, फैमिली सपोर्ट का, सोशल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना होने के बराबर है। बाहर के मुल्कों में इसको बहुत मेक श्योर किया जाता है कि ये चीज़ें अवेलेबल रहें, सोशल लेवल के ऊपर भी, फैमिली लेवल के ऊपर भी, कपल लेवल के ऊपर भी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले 3 महीने के अंदर आपको ज़रूर ही करनी है, वो है अपनी डाइट का ख्याल। इन 3 महीनों में आपकी बॉडी के अंदर HCG के लेवल बढ़ेंगे, आपको नौशिया और वॉमिटिंग होगी और आपका अनहेल्दी फूड की तरफ डाइवर्जन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन लें, चाहे वॉमिटिंग आ रही है, आप ज़रूर लें। इसके अलावा कुछ एंटीमेटिक्स, नौजिया, वॉमिटिंग की दवाई लें और सिलेक्टिवली हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें। नहीं दिल कर रहा तो भी चूज़ करें, और कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर आपके एग विद योक के अंदर कोलिन होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन सोर्सेज ऐड करें, नहीं प्रोटीन खाया जा रहा, प्रोटीन शेक ऐड कर दें। इसके अलावा चिकन, मटन, फिश ज़रूर ऐड रखें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे का जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेबी होगा। मैं हमेशा ये बात कहती होती हूँ कि एक जो बच्चे का IQ लेवल होता है वो फर्टिलाइजेशन से ही शुरू हो जाता है। यानी अगर इन्वायरमेंट अच्छा है फर्टिलाइजेशन के लिए, अच्छी फर्टिलाइजेशन हुई, इम्प्लांटेशन अच्छी हुई, ग्रोथ अच्छी हुई, डिलीवरी अच्छी जगह से हुई, बच्चे का ब्रॉटअप हुआ, यू विल एंड अप इन अ वेरी एक्सलेंट बेबी। लेकिन इसके अंदर बच्चे का दिमाग तकरीबन 12 साल लेता है मैच्योर होने में। तो अगर इस लेवल तक आप अपने बच्चे को 12 ईयर्स तक सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो डेफिनेटली सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव मेंबर है। लेकिन हम इस सारे प्रोसेस में, स्पेशली हमारी फैमिलीज और कपल, उस टाइम को भूल जाते हैं जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। और माँ के पेट के अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पहले 3 महीने जिसकी हमने बात की है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी अर्ली डेज चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एहतियात आपने अपने इन अर्ली डेज में लेनी है। टू समराइज इट, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की, तो उनको चेंज करके प्रेगनेंसी के अंदर सेफ मेडिसिन पे आ जाएं। रेडिएशन एक्सपोजर अवॉइड करना है। कोई एक्सरे, चाहे वो आपका कोई दांत का एक्सरे ही हो, आप वो ना करवाएं। लेज़र ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें पहले तकरीबन कोई 3 महीने तक के लिए। खुराक अपनी बहुत अच्छी लें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, लाइट एक्सरसाइज एंड वॉक करते रहें। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉलिक एसिड, कुछ खाएं या ना खाएं, फॉलिक एसिड अच्छी तरह से डबल क्वांटिटी के अंदर लें, ताकि जो है वो, अगर बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी फॉलिक एसिड खाने के बावजूद हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका फॉलिक एसिड प्रॉपर से एब्जॉर्ब नहीं होता। अब आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम पहले 3 महीने के अंदर मेक श्योर करते हैं। कम बच्चे पैदा करें, हेल्दी बच्चे पैदा करें। अब तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी बच्चे 2-4 ही चाहिए, लेकिन उनके अंदर कोई भी किसी किस्म का जो लॉस है वो हम बियर नहीं कर सकते। तो आप भी अपने साथ इसी फॉर्मूला पे चलें कि आपके 2 से 3 बच्चे भी अगर होते हैं, लेकिन उन पे किसी भी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।